नमस्कार मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद। आप सबको मैं प्रिंस कुमार स्काईलाइट एजुकेशन पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आज रिसोर्स चैप्टर का दूसरा वीडियो लोड कर रहा हूँ, उस पर डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने इसके पहले का वीडियो व्हाट इज रिसोर्स क्या है उस पर बात किए थे आप लोग से। आप लोग को समझ में आया होगा, मुझे विश्वास है। आज हमारा जो टॉपिक है वह है टाइप ऑफ रिसोर्स। टाइप ऑफ रिसोर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। रिसोर्स क्या होता है, कैसे रिसोर्स बनता है। मैंने ये भी बताया है कि जो पीपल एज ए रिसोर्स, ह्यूमन बीइंग इज ए रिसोर्स, ह्यूमन जो है एक रिसोर्स है और रिसोर्स बनने के प्रोसेस में उन्हें कई फिजिकल जो है इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और फिर जिस तरह से आप कोई प्रोडक्शन करते हैं, कुछ उत्पादन करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, तो आपको फिजिकल जो है कैपिटल की ज़रूरत पड़ता है। तो हाँ, ह्यूमन को भी डेवलप होने के लिए, रिसोर्स बनने के लिए कुछ फिजिकल कैपिटल की ज़रूरत पड़ता है। आज हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ रिसोर्स के बारे में। देखो स्टूडेंट्स, जो टाइप ऑफ रिसोर्स हैं इनको कई तरह से बांटा जाता है। पहला जो है वह आपका बेसिस है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, उत्पत्ति के हिसाब से। आप अपने चारों तरफ की चीज़ों को देखिए, आप अपने चारों तरफ के रिसोर्स को देखिए, तो आप पाएंगे कि दो तरह की चीज़ें हमारे एटमॉस्फेयर में हमारे चारों तरफ अवेलेबल है। पहला जो है वो बायोटिक है और दूसरा अबायोटिक है। बायोटिक वह रिसोर्स होता है जिसमें लाइफ होता है, जिसमें जीवन होता है, और दूसरा एबायोटिक वो रिसोर्स है जिसमें जीवन नहीं होता है। आप अपने चारों तरफ प्लांट को देखेंगे, आप अपने चारों तरफ एनिमल को देखेंगे, तो ये क्या है, ये बायोटिक है क्योंकि इसके पास जीवन है। लेकिन अगर आप अपने चारों तरफ पहाड़ देखते हैं, नदी देखते हैं, तो ये जो है अबायोटिक रिसोर्स का एग्जाम्पल है। तो बायोटिक रिसोर्स का अगर आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है कि राइट द टाइप्स ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, तो आपका आंसर होगा बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक रिसोर्स आर दोज रिसोर्स which are obtained from biosphere and have life are known as biotic resource। बायोटिक रिसोर्स वह है जिसके पास अपना जीवन होता है, जिसके पास लाइफ होता है और जिसे बायोस्फीयर में पाया जाता है। बायोटिक रिसोर्स नॉर्मली फॉर जैसे बायोटिक रिसोर्स का एग्जांपल भी आपको लिखने के लिए आ सकता है, तो फॉरेस्ट है, लाइवस्टॉक जो पशु हैं, ये सारा का सारा जो है बायोटिक रिसोर्स में आते हैं। तो बायोटिक रिसोर्स क्या होता है, वह रिसोर्स जिसमें जीवन होता है वो बायोटिक रिसोर्स है। एग्जाम्पल में ट्री, एनिमल, ह्यूमंस, दीज आर द बायोटिक रिसोर्स। नेक्स्ट है अबायोटिक रिसोर्स। अबायोटिक रिसोर्स वैसा रिसोर्स है जिसमें जीवन नहीं होता है। ऑल दोज रिसोर्स विच आर composed of non-living thing are अबायोटिक रिसोर्स। वो सारे रिसोर्स जिसको नॉन लिविंग थिंग्स के रूप में हम लोग समझते हैं वह अबायोटिक है, वो बायोटिक रिसोर्स के श्रेणी में आता है। जैसे में लैंड, वाटर, रिवर, माउंटेन, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ अबायोटिक रिसोर्स। ओके, आप आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन जो रिसोर्स होते हैं दो तरह का होता है, पहला बायोटिक, दूसरा एबायोटिक। बायोटिक रिसोर्स वो होते हैं जिसमें लाइफ होता है और एबायोटिक रिसोर्स वो होते हैं जिसमें लाइफ नहीं होता है। नेक्स्ट है मेरे स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ स्क्यूरिटी, मतलब ये दो तरह के होते हैं। कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जिसको आप जो यूज कर रहे हैं वो एक बार यूज कर लिए और वो समाप्त हो गया, तो फिर दोबारा उसको बनने में बहुत लॉन्ग पीरियड का इंतज़ार करना पड़ेगा। यू हैव टू वेट द लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, आपको बहुत लंबे समय तक वेट करना पड़ेगा। कहीं कहीं आपको लिखता है ऑन द बेसिस ऑफ रेनेबिलिटी के हिसाब से भी लिखता है। तो बहुत से आप एनसीईआरटी वगैरह की बुक देखेंगे तो रेनेबिलिटी भी दिखता है, तो सेम ही होता है। देखिए इसके आधार पर दो तरह के रिसोर्स होते हैं, पहला है रिन्यूएबल रिसोर्स और दूसरा है हम लोग का नॉन
renewable resource. Renewable resource are the natural resource which can be used again and again or can be reproduced by physical, chemical and mechanical process. कहता है कि renewable resource वह resource है, वह नेचुरल रिसोर्स है जिसको आप बार बार यूज कर सकते हैं, यूज्ड अगेन एंड रिप्रोड्यूस्ड बाय द फिजिकल, मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस, और उसके आप दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं बाय द फिजिकल प्रोसेस, बाय द केमिकल प्रोसेस, बाय द मैकेनिकल प्रोसेस। सच एज एग्जाम्पल आप सोलर सिस्टम को ले लीजिए, सोलर सिस्टम नहीं, सोलर एनर्जी को लीजिए। सोलर एनर्जी से हम लोग आज क्या करते हैं, बैटरी चार्ज कर पाते हैं, उसको इलेक्ट्रिसिटी में बना देते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं फिजिकली प्रोसेस लगा है, कहीं ना कहीं केमिकली प्रोसेस लगा है, कहीं ना कहीं मैकेनिकल प्रोसेस लगा है। तो रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जिनको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, यूज्ड अगेन एंड अगेन, इसको बार बार यूज किया जा सकता है। जैसे सोलर एनर्जी है आपका, जैसे में सोलर एनर्जी है, उसके बाद आपका एयर है, उसी प्रकार आपका वाटर है एंड सॉइल, आपका जो सॉइल है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स। यह रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जाम्पल होता है। फिर से आप इसको डेफिनेशन समझिएगा। रिन्यूएबल रिसोर्स आर द नेचुरल रिसोर्स, ये नेचुरल रिसोर्स होता है। रिन्यूएबल रिसोर्स आर द नेचुरल रिसोर्स which can be used again and can be reproduced by the physical, chemical and the mechanical process, such as the example of solar energy, air, water and soil. These are the example of renewable resource. Okay, renewable resource वो होते हैं जिसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, we used again and again. नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। कुछ रिसोर्स ऐसे हैं, नेचुरल रिसोर्स ऐसे हैं जिसको हम अगर एक बार समाप्त कर देते हैं तो उसे बनने में बहुत दिन का समय लग सकता है। जैसे अगर आप पेट्रोलियम को ख़त्म कर देते हैं, अगर आप कोयला को ख़त्म कर देते हैं, तो शायद हमारा जो जनरेशन होगा, हमारे बाद का जनरेशन होगा, वह इस चीज़ से अनजान होगा कि कुछ पेट्रोलियम नाम का कोई चीज़ हुआ करता था, ऐसा वो समझेंगे। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर नेचुरल रिसोर्स दैट कैन बी रिप्लेस्ड एट ऑल और विद इन ए रिन्यूएबल टाइम। जैसे रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स है जो एक बार समाप्त हो जाने के बाद आप उसको दोबारा से फिर दोबारा यूज नहीं कर सकते। दोबारा यूज करने के लिए आपको बहुत लॉन्ग ऑफ टाइम इंटरवल का वेट करना पड़ेगा। जैसे फॉसिल्स फ्यूल है, जो कोयला है ना, पेट्रोलियम है, अगर एक बार ये समाप्त हो गया तो फिर इसे बनने में बहुत दिन का समय लगता है, बहुत दिन का जो है इसे समय लगता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है हम लोग का ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के हिसाब से जो रिसोर्स होते हैं वह 4 प्रकार का होता है। पहला इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल रिसोर्स और इंटरनेशनल रिसोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप पहला है इंडिविजुअल, दूसरा कम्युनिटी, तीसरा है नेशनल और चौथा इंटरनेशनल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्स वैसा रिसोर्स होता है जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, जिस पर इसका जो है अधिकार किसी एक इंसान के हाथ में होता है, किसी निजी व्यक्ति के हाथ में होता है। वैसे रिसोर्स को इंडिविजुअल रिसोर्स के नाम से जानते हैं। जैसे अगर आपके पास कार है तो कार इज योर इंडिविजुअल रिसोर्स। आपके पास बुक हैं तो दिस इज योर इंडिविजुअल रिसोर्स। अगर आपके पास फील्ड है तो दिस इज योर इंडिविजुअल रिसोर्स। दैट इज रिसोर्स विच आर owned by private और इंडिविजुअली आर नोन एज इंडिविजुअल रिसोर्स। वह रिसोर्स जिसका ऑनर, जिसका मालिक जो होता है कोई प्राइवेट या इंडिविजुअल व्यक्ति होता है, उसे इंडिविजुअल रिसोर्स के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल है प्लॉट, फील्ड, हाउस, कार, बुक, इट इज आर द इंडिविजुअल रिसोर्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट कम्युनिटी रिसोर्स। नाम से पता चल रहा है कम्युनिटी ओन रिसोर्स, ऐसा रिसोर्स जिसका ऑनर कोई एक व्यक्ति ना होकर के क्या होगा,
कमिटी होगा, समुदाय होंगे, ग्रुप होगा, वैसे रिसोर्स को कम्युनिटी ऑनर रिसोर्स के नाम से भी जानते हैं। देखिए कहीं कहीं बुक, कोई बुक जो है उसमें कमिटी रिसोर्स लिखता है, लेकिन कहीं कहीं जो है वहाँ कमिटी ओन्ड रिसोर्स भी लिखता है। तो दोनों सेम ही होता है, कमिटी रिसोर्स लिखे, कमिटी ओन्ड रिसोर्स लिखे, बोथ आर सेम। तो द रिसोर्स विच आर accessible to all member of the committee are known as कमिटी रिसोर्स। वह रिसोर्स जो कमिटी के हर संप्रदाय, हर लोग के लिए अवेलेबल होगा, सबके लिए मान्य होंगे, वैसे रिसोर्स को हम लोग कमिटी रिसोर्स के नाम से जानते हैं। जैसे विलेज का पॉन्ड होता है, गांव का जो तालाब होता है, उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, बल्कि उस पर पूरे समुदाय, पूरे ग्रुप का अधिकार होता है। पब्लिक पार्क हैं, वो आपका कमिटी ऑनर रिसोर्स हैं। प्ले ग्राउंड है, यह इस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, बल्कि एक समुदाय का अधिकार होता है। तो दीज आर द कमिटी ऑनर रिसोर्स। आप समझ रहे हैं कि इंडिविजुअल रिसोर्स इज दैट रिसोर्स विच इज ओन्ड बाय द इंडिविजुअल पर्सन, अ प्राइवेट पर्सन। कमिटी रिसोर्स इज दैट रिसोर्स which is honored by the committee or group of people such as village pond, public park, playground, etc. नेक्स्ट है हमारा नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स जो है वो सारा रिसोर्स जो किसी भी देश के एक बॉर्डर के अंदर आता है, वह नेशनल रिसोर्स के नाम से जाना जाता है। कोई भी रिसोर्स प्राइवेट रिसोर्स हो या कमिटी का रिसोर्स हो, सबसे पहले वह नेशनल रिसोर्स होता है। मानते हैं कि आपके पास अगर कार है तो वह आपका आपका है, वो आप इंडिविजुअली रिसोर्स है, लेकिन इससे भी पहले वह राष्ट्र का है, वह देश का है। All resources which are under the control of a state or union government are known as national resource। ये जो नेशनल रिसोर्स होता है, नेशनल रिसोर्स का मालिक, ऑनर जो होता है, वह सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकते हैं या स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है। इसका मतलब है कि नेशनल रिसोर्स का जो संचालन होता है, जो ऑनर होता है, वह स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों हो सकते हैं। All the resource with the political boundary are national resource because the government has power to acquire even private property। अभी मैंने बताया था कि देश के अंदर, देश के हिस्सा के अंदर जितने भी रिसोर्स हैं, वो सबसे आप जितने भी रिसोर्स हैं, वो रिसोर्स प्राइवेट हो या कमिटी रिसोर्स होने के पहले, सबसे पहले जो है वह, इस पर मैप बढ़िया से बन नहीं पाता है, आप समझ रहे होंगे कि कोई भी रिसोर्स जो प्राइवेट रिसोर्स होने के पहले क्या होगा कि प्राइवेट रिसोर्स हो या कमिटी का रिसोर्स हो, सबसे पहले वह जो है आपका, सबसे पहले वह जो है नेशनल का जो है रिसोर्स होता है, देश का वह रिसोर्स होता है। क्योंकि पावर होता है गवर्नमेंट के पास कि वह नेशनल प्राइवेट या कमिटी रिसोर्स को भी वो अपने पास ले सकता है, वह एक्वायर कर सकता है। एंड फोर्थ इज द इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स वैसे रिसोर्स को कहते हैं जिसका ऑनर जो होता है एक नेशन के द्वारा नहीं, बल्कि एक ग्रुप ऑफ नेशन, एक जो है लीडर्स जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होता है, उसके द्वारा किया जाता है। दीज रिसोर्स आर ओन्ड एंड रेगुलेटेड बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। कहता है इंटरनेशनल रिसोर्स जो है उसका ऑनर, उसका मालिक जो होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं। देखिए बहुत सारे बच्चे के मन में ये सवाल आता है और वो सोचते हैं कि भारत है, भारत के जो दक्षिणी हिस्सा है इधर इंडियन ओशियन है। ओ अच्छा, इंडियन ओशियन है, इसका मतलब है कि भारत के नाम पर है ना, हिंद महासागर है, तो इस पर अधिकार भारत का है। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हमारा नाम, हमारे नाम से ओशियन होने पर, पूरे होने से पूरे ओशियन पर हमारा अधिकार है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, सब सारे देश को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं के द्वारा 200 नैट्रिक्स मील का, 200 नॉटिक नॉटिकल मील जो होता है, नॉटिकल 200 नॉटिकल मील्स में व्यापार करने का अधिकार होता है। उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन के रूप में माना जाता है।
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन। अब कभी आप सुने होंगे कि कोई दूसरे जो है समुद्री इलाका में एंट्री कर जाता है। तो होता क्या है, जहाँ से किसी देश का बॉर्डर शुरू होता है, मान लीजिए कि हमारा जो बॉर्डर यहाँ शुरू हुआ, तो यहाँ से 200 नॉटिकल्स मील तक मुझे मेरा इकोनॉमिकल राइट्स होगा, मतलब हमारे देश का इकोनॉमिकल जोन में आएगा। अगर इस जोन को कोई पार करता है, हमारे जोन में आता है, तो कहीं न कहीं वह जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स के जो कानून है उसका विरोध कर रहा है, और वैसे पर उस पर जो कार्रवाई किया है इंटरनेशनल लेवल पर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो है कितने समुद्र में कितनी दूरी है, कितनी लंबाई है जो हमारे इकोनॉमिकल जोन में आता है। तो आप याद रखिएगा 200 नॉटिकल माइल्स का जो दूरी है वह किसी भी देश के इकोनॉमिकल जोन होता है। यहाँ आप मछली पकड़ सकते हैं, यहाँ से आप मिनरल निकाल सकते हैं, यहाँ से आप पेट्रोलियम निकाल सकते हैं। बट आप कभी भी नहीं सोचेंगे, कभी भी आज के बाद, कि हिंद महासागर का नाम इंडिया के नाम पर है, इसका मतलब पूरा हिंद महासागर इंडिया का, ऐसी कोई बात नहीं होता है। अब कौन सा ऐसे रिसोर्स हैं जिस पर अधिकार जो है वह इंटरनेशनल रिसोर्स के अंदर आता है, मतलब उसका अधिकार, उसका ऑनर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स के द्वारा किया जाता है। तो होता है समुद्र, जो 200 नॉटिक्स मील के अलावा जो होता है, समुद्र है, यूनिवर्स है, ये सब के सब क्या होता है कि सभी के सभी आपका इंटरनेशनल रिसोर्स के अंदर आते हैं, इंटरनेशनल रिसोर्स के जो है अंदर आते हैं। इंडिया हैज गॉट राइट टू माइन मैग्नीशियम नूडल फ्रॉम द बेड ऑफ द इंडियन ओशियन एंड फॉर्म द एरिया बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव जोन। अभी हमने बताया था कि सारे जो भी देश जो उनका जो 200 नॉटिकल्स मील्स है उसमें वह उसका इकोनॉमिकल जोन होता है, समुद्र में उतना दूर पर व्यापार कर सकता है। मछली व्यापार तो आप उस बॉर्डर को पार करके भी कर सकते हैं, मतलब अगर आपको मछली पकड़ना है, अगर आपको कई चीज़ों को वहाँ से मिनरल्स को निकालना है, पेट्रोलियम्स निकालना है, तो आप 200 नॉटिक्स मील के अंदर ही करेंगे, क्योंकि वह किसी भी देश का 200 नॉटिक्स मील किसी भी देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन में आता है। ओके स्टूडेंट्स, आप समझ चुके होंगे चारों। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जिनको डेवलपमेंट के आधार पर, उनका डेवलपमेंट होने की अवस्था के आधार पर बांटा जाता है। स्टेट ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर जो है बांटा जाता है। इसमें आपका पहला है पोटेंशियल रिसोर्स। पहला आपका जो रिसोर्स है वह है पोटेंशियल रिसोर्स which are found in region but not being utilized due to lack of capital or technology or other region। देखिए स्टूडेंट, पोटेंशियल रिसोर्स वैसा रिसोर्स होता है जो हमारे क्षेत्र में अवेलेबल है, जिसकी जानकारी है कि उस रीजन में है, इस क्षेत्र में है, इस खंड में पाया जाता है, लेकिन हमारे पास पैसे की कमी के कारण, लैक ऑफ कैपिटल एज वेल है लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सो मैनी अदर रीजन के कारण जो है हम लोग उसको यूज नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब पोटेंशियल रिसोर्स वह रिसोर्स है जिसका क्षेत्र के बारे में जानकारी होता है, जिसके एरिया के बारे में जानकारी होता है, लेकिन हमारे पास कैपिटल की कमी के कारण या हमारे टेक्नोलॉजी डेवलप्ड नहीं होने के कारण उसे हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए, आपको मालूम है कि अगर एलपीजी गैस समाप्त हो जाता है, मान के चलिए, तो हम लोग का जो डोमेस्टिक गैस होगा उसमें हाइड्रोजन का यूज किया जा सकता है। और ये हाइड्रोजन आएंगे कहाँ से? हाइड्रोजन को लाने के लिए वाटर से तोड़ा जा सकता है, वाटर से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग किया जा सकता है, लेकिन हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है कि हम इसे तोड़ सकें। सो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्स। और भी देखिए, जैसे समुद्र है, समुद्री आपको मालूम है कि जो फ्रेश वाटर है उसका परसेंटेज हमेशा घट रहा है। जून जुलाई के जो मौसम होते हैं, सीजन होता है, उस सीजन में क्या होता है कि बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें कि आदमी को
पानी पीने के लिए भी नहीं मिलता है। तो वैसे तो हम क्यों ना कि समुद्री वाटर का यूज करें, जो सी वाटर उसका हम यूज करें, तो हम उसको यूज डायरेक्ट नहीं कर सकते और हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसे और यूज कर सकें, है ना। बहुत सारे जो देश हैं, जैसे सऊदी अरब जो देश है, वहाँ क्या होता है, समुद्री वाटर का यूज किया जाता है, समुद्री पानी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है आपका डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स का मतलब, जिससे नाम से पता चल रहा है कि वो पहले से डेवलप्ड है। These are the resource which have been served and then quality and quantity have been determined for utilization। कहता है कि यह वह रिसोर्स है जिसकी क्वालिटी और क्वांटिटी, मात्रा और गुण दोनों पहले से बहुत डेवलप्ड है। डिटरमाइन फॉर यूटिलाइजेशन, बहुत ज़्यादा इसका जो है यूटिलाइज करने के बाद क्वालिटी और क्वांटिटी आ सकता है। द डेवलप्ड रिसोर्स डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी एंड द लेवल ऑफ देयर फैसिलिटी। कहता है कोई भी देश कितने ज़्यादा रिसोर्स का यूज कर सकता है करता है, यह डिपेंड करता है कि वहाँ का टेक्नोलॉजी कितना जो है डेवलप्ड है, वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम कैसा है, वहाँ का हेल्थ सेंटर कैसा है। अगर कोई देश के पास कोई रिसोर्स नहीं रहे, मैं बार बार इस बात को बहुत ज़ोर से बोलता हूँ और बहुत ज़्यादा प्रेरित होकर बोलता हूँ कि हमारे देश का प्रॉब्लम जनसंख्या नहीं है। किसी भी देश का प्रॉब्लम जनसंख्या नहीं होता है। जनसंख्या तो प्रॉब्लम तब बन जाता है जब वह स्किलफुल नहीं होता है, जब वह स्किल उसके पास नहीं होता है। अगर जनसंख्या है और वह स्किलफुल है तो देश के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा, बल्कि वह इकोनॉमिकल एक्टिविटी, जीडीपी, जीएनपी को बढ़ाने में मदद कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि ना तो हेल्थ का जो है, हेल्थ का स्टेटस सही है हमारे यहाँ, स्वास्थ्य का जो सीमाएं हैं वो भी सही नहीं है, एजुकेशन भी नहीं है। ये दोनों के वजह से हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। आपको एग्जांपल देते हैं, जापान में कोई रिसोर्स नहीं है, लेकिन वहाँ एजुकेशन का सिस्टम, वहाँ जो हेल्थ केयर है बहुत वेल डेवलप्ड है, जिसकी वजह से कोई रिसोर्स नहीं होने के बाद भी जापान आज डेवलप्ड कंट्री में आता है, क्योंकि वहाँ का एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और हेल्थ बहुत अच्छा है। आपको मालूम होगा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो उस समय अमेरिका ने उस पर बम भी गिरा दिया था। उतने बड़े विपत्ति को झेलने के बाद भी एक आगे की ओर बढ़ जाना, ये बहुत बड़ी बात होती हैं। तो दिस इज द डेवलप्ड रिसोर्स। नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक्स क्या हैं? स्टॉक और जो है आपका पोटेंशियल रिसोर्स में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होता है। पोटेंशियल रिसोर्स क्या है कि बताया कि मैं उसका रीजन मालूम है, उसका क्षेत्र मालूम है, लेकिन हम उसको यूज नहीं करें, लैक ऑफ कैपिटल, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। सिमिलरली स्टॉक रिसोर्स भी है। दीज आर द मटेरियल इन द environment which have potential to satisfy the human needed but could not be used for human being do not have appropriate technology। वैसा रिसोर्स जो इंसान की आवश्यकता को पूरा कर सकता है, लेकिन और टेक्नोलॉजी के डेवलप्ड नहीं होने के कारण उसको यूज नहीं किया जा सकता। जैसे हमने H2O का एग्जाम्पल दिया था। और नेक्स्ट है वो है आपका रिजर्व रिसोर्स, जो मैं स्लाइड पर नहीं लिख पाया, वह है रिजर्व रिसोर्स। देखिए, जो रिजर्व है, स्टॉक रिसोर्स हैं, ये दोनों पोटेंशियल रिसोर्स का सबसेट है। दीज आर द सबसेट ऑफ स्टॉक which can be put into uses their exciting technology but their uses have been postponed keeping in mind to need the future generation। देखिए, रिजर्व रिसोर्स वैसे रिसोर्स को कहते हैं जिसको हम यूज तो कर रहे हैं। रिजर्व रिसोर्स वैसे रिजर्व रिसोर्स वैसे रिसोर्स को कहते हैं जिसको हम यूज तो आज कर रहे हैं, लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम जो यूज करें वह इस टेक्नोलॉजी से यूज करें, हम इस मेथड से यूज करें कि हमारे आने वाले जनरेशन के लिए, फ्यूचर जनरेशन भी इससे परिचित रहे, या इससे जो है वह अछूत ना रह जाए, वह इसे जान ना पाए,
उसकी भविष्य की चिंता करते हुए, है ना, अपने जनरेशन की चिंता करते हुए जिस चीज़ों को रिजर्व छोड़ दिया जाता है, दैट इज रिजर्व रिसोर्स। रिजर्व रिसोर्स, फॉर एग्जाम्पल, इंडिया हैज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, दे आर बीइंग प्रोटेक्ट फॉर द फ्यूचर जनरेशन। जैसे एग्जाम्पल है कि फॉरेस्ट है, वह फ्यूचर जनरेशन की रक्षा कर सकता है। मैं लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि रिसोर्स नहीं भी है तो कोई बात नहीं, अगर हमारे पास एजुकेशन नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। देखिए, आपके पास अगर एजुकेशन हो जाएगा तो टेक्नोलॉजी खुद हो जाएंगी। अगर दो चीज़ को अच्छा कर दिया जाए तो देश को डेवलपमेंट में होने में कोई टाइम नहीं लगेगा। पहला एजुकेशन सिस्टम और दूसरा जो है वह सिस्टम आपका होगा हेल्थ केयर का। अगर ये दोनों सिस्टम को डेवलप कर दिया जाएगा तो हमारा देश बहुत जल्दी डेवलप्ड हो सकता है। इसलिए यू हैव टू मेक रिसोर्स नॉट द लोड ऑफ कंट्री। आपको रिसोर्स बनना है, ना कि देश के लिए एक लोड बन के रह जाना है। थैंक यू। इसके बाद हम अगले चैप्टर की बात करेंगे, अगले जो टॉपिक है उसका वीडियो हम डालेंगे। यह 10 क्लास का वीडियो था। थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।